हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अमेरिकन कांग्रेस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अमेरिका में कांग्रेस किसे बुलाते हैं, ये इसका गठन क्या है, इसकी क्या शक्तियां हैं, क्या भूमिका है, ये अमेरिका की संसद से किस प्रकार से अलग है, क्या क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, और लास्ट में एक बार कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसी का नाम कांग्रेस है, यानी जिसको आप ब्रिटेन में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं वही विधायिका यूएसए में कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसके बेसिकली दो सदन होते हैं, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। अमेरिकन संविधान का अनुच्छेद 1 का सब पार्ट 1 ये कहता है कि सभी प्रकार की लेजिस्लेटिव पावर्स संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में निहित होंगी, जिसमें दो सदन होंगे, एक सीनेट और दूसरा प्रतिनिधि सभा। तो अमेरिकन संविधान के जो निर्माता थे वो बेसिकली चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि शासन के किसी भी अंग को निरंकुश शक्ति नहीं सौंपनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया, और इसके पीछे द्विसदनीय विधान जो मंडल है ये अपनाने के पीछे एक कारण ये भी था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके प्रतिनिधि बड़े राज्यों की प्रभुसत्ता से घबराते थे। इसीलिए छोटे और बड़े राज्यों की शक्तियों में संतुलन बनाए रखने के लिए भी द्विसदनीय विधानमंडल का गठन वहाँ पर किया गया है, जिसमें प्रतिनिधि सभा में सभी राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है और सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को भी अपनाता है, यानी यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अमेरिकन कांग्रेस को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन यानी इसकी रचना की बात करूं तो यहाँ मैं जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये बाई कैमरल होती है, यानी द्विसदनीय होती है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप लोअर हाउस या निम्न सदन बुलाते हैं, और सीनेट जिसे अपर हाउस या उच्च सदन बुलाते हैं, से मिलकर बनती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इंडिया की संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है, या जिस प्रकार से इंग्लैंड की संसद जो है दोनों सदनों प्लस किंग्स या क्वीन के मिलने से बनती है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। और ऐसा किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत जो है वो अपनाया गया है। तो जो कांग्रेस है बेसिकली इसमें कितने मेंबर हैं? क्योंकि दो सदन हैं, तो जो निम्न सदन है जिसे हम प्रतिनिधि सदन कहते हैं, जो लोकप्रिय सदन है, इसकी सदस्य संख्या 435 निश्चित की गई है। और इसका जो इलेक्शन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगी वो इसमें ज़्यादा प्रतिनिधि भेजेगा। जो छोटे राज्य हैं जहाँ पे कम जनसंख्या है वो इसमें कम प्रतिनिधि भेजेंगे। लेकिन जो दूसरा सदन है जो सीनेट है, सीनेट की सदस्य संख्या यहाँ पर 100 है। 100 कैसे? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इसकी इकाइयाँ हैं, जितने भी राज्यों से मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना है, उन सब राज्यों को इसमें बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण टोटल 50 राज्य मिलकर करते हैं, तो हर एक राज्य 2 प्रतिनिधि अपने सीनेट में भेज सकता है, इसलिए सीनेट की सदस्य संख्या टोटल 100 है। ठीक है, यानी जो ऊपरी सदन है जो सीनेट है, इसमें सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। हाँ, यहाँ पे जो मेथड ऑफ इलेक्शन है, जैसा कि हमने देखा कि प्रतिनिधि सदन का इलेक्शन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, जिसमें हर 18 साल का व्यक्ति जो वयस्क है वो वोट डाल सकता है। 17वें संविधान संशोधन से पहले जो सीनेट है उसके चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होते थे, लेकिन 17वें संशोधन के द्वारा इसके लिए भी जो चुनाव है वो प्रतिनिधि सभा की तरह ही डायरेक्ट कर दिए गए हैं।
आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, कि संसद का या कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर प्रतिनिधि सभा के लिए चुना जाना है तो व्यक्ति जो है वो कम से कम 7 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो, या 7 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो, और कम से कम उसने 25 वर्ष की आयु जो है पूरी कर ली हो। अगर वो सीनेट के लिए चुना जाना है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सीनेट के लिए चुने जाने के लिए अमेरिका में रहने की जो अवधि है वो 2 वर्ष ज़्यादा, यानी इसके लिए 9 वर्ष तक कम से कम अमेरिका में रहा हो और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष तक हो। और इसके अलावा वो उस राज्य का निवासी हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। ये दोनों सदनों के लिए सेम है। इसके अलावा जो सीनेट का सदस्य चुने जाने के लिए उसे अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए और वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है होल्ड ना करता हो। इसके अलावा अगर हम इसके टेन्योर की बात करें, यानी इसके कार्यकाल की बात करें, तो जो प्रतिनिधि सदन है उसका कार्यकाल फिक्स है 2 वर्ष के लिए, लेकिन जो सीनेट है वो वहाँ का एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट सदन है। जैसे भारत में जो राज्यसभा है वो परमानेंट सदन है, या इंग्लैंड की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो एक स्थायी सदन है। इसी प्रकार से वहाँ की सीनेट भी एक स्थायी सदन है। लेकिन जिस प्रकार से भारत की राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपना पदावधि से पूरी करके हटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो संसद है इसके सीनेट के सदस्य की अवधि जो है वो 6 वर्ष है, क्योंकि 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद बदल जाते हैं और इसके सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसकी जो अध्यक्षता है वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, जबकि प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता जो है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। गणपूर्ति या कोरम की बात करूं तो प्रतिनिधि सदन की जो गणपूर्ति है वो 218 है, जबकि सीनेट के लिए ये संख्या 51 है। यानी आप कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा सदस्यों के उपस्थिति होने पर ही इन सदनों की बैठक जो है वो बुलाई जा सकती है। आइए अब देखते हैं इसके क्या क्या शक्तियाँ या क्या क्या कार्य हैं जो कांग्रेस परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले इसके विधायी कार्य देखते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो कांग्रेस है वो केंद्रीय विधायिका है, यानी इसका मेन काम ही ये है कि ये कानून बनाए। और अमेरिकी कांग्रेस जो है वो संविधान के अनुच्छेद 1 के सब पार्ट 8 में दिए गए सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। यानी जो संघ से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उन पर कानून कौन बनाता है? अमेरिकन कांग्रेस बनाती है। साधारण विधेयक की अगर हम बात करें तो इसके संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, पर दोनों में ये अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। यदि दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध हो जाए, यानी कोई एक उनमें से पास ना करे या उसमें किसी प्रकार की जो संशोधन है वो प्रपोज करे और दूसरा सदन उसको ना माने, तो ऐसे में जो मामला है वो कॉन्फ्रेंस कमेटी को भेजा जाता है। भारत की तरह वहाँ संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, कॉन्फ्रेंस कमेटी को मामला दे दिया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के 3-3 सदस्य होते हैं। ये तो बात हुई साधारण विधेयक की। अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में भी दोनों सदनों की शक्तियां जो है वो समान है, क्योंकि यहाँ जो ब्रिटिश लॉर्ड सदन है उसकी स्थिति और भारतीय राज्यसभा की स्थिति से अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि ना तो वो उसमें वित्त विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है, ना ही वो उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्थिति
अलग है। यहाँ पे जो सीनेट है उसमें वित्त विधेयक प्रस्तुत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इसमें जो चाहे वो मन चाहे परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बार सीनेट ने जो सीमा शुल्क संबंधी विधेयक उसमें 847 संशोधन किए, और इसी तरीके से 1995 में भी जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे तो उन्होंने भी जो बजट दिया था उस बजट में भी इन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट किए थे। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि विधायी शक्तियों में अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करें, अगर हम वित्त विधेयक के संबंध में बात करें, तो जो सीनेट है वो यहाँ कमज़ोर सदन नहीं है, उसको यहाँ पे एक्चुअल में पावर्स जो हैं वो प्राप्त हैं। वित्तीय शक्तियाँ यानी फाइनेंशियल शक्तियों की पावर्स में हम ये भी कह सकते हैं कि यूएस में जो बजट का निर्माण है वो प्रेसिडेंट के निर्देश में होता है, और ब्यूरो ऑफ बजट नाम का एक विभाग जो है वो इसको बनाता है। लेकिन इसके बाद ये जो है संविधान के अनुसार इसको प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद इसको सीनेट में भेज दिया जाता है, और प्रतिनिधि सभा जो है वो पारित करके वित्त विधेयक को जब सीनेट में भेज दिया, अगर सीनेट उसमें कुछ संशोधन कर देती है तो प्रतिनिधि सभा को वो संशोधन स्वीकार करने पड़ते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कई बार तो जो सीनेट है वो संशोधन की आड़ में शीर्षक को छोड़ के सब कुछ काट डालती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत या ब्रिटेन के देशों की संसद के द्वितीय सदन के विपरीत जो अमेरिकी संसद है, इसके दोनों सदनों को समान वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, और इसके माध्यम से वो जो है वो राष्ट्रपति पर और उसके प्रशासन के विभागों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। इसकी तीसरी शक्ति है एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिका शक्तियां। हालांकि अमेरिकी शासन में जो शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के कारण सारी शक्तियां कार्यपालिका की हैं वो राष्ट्रपति में निहित की गई हैं, और साथ ही कुछ चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था। तो इस चेक एंड बैलेंस के कारण जो कांग्रेस है, खासकर उस सीनेट, वो कार्यपालिका संबंधी जो उसके कुछ अधिकार जो हैं वो काम करते हैं। संविधान के अनुसार दोनों सदन जो है वो समान रूप से युद्ध की घोषणा करने का अधिकार रखते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं या जो भी संधियां या ट्रीटीज की जाती हैं उनका सीनेट के द्वारा रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण करना जरूरी होता है। अगर सीनेट अपनी सहमति ना दे तो ऐसी नियुक्तियां या ऐसी संधियां जो हैं वो रद्द हो जाती हैं। अमेरिकन सीनेट ने 1919 में जो वर्साई की संधि हुई थी, आपने सुना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको रिजेक्ट कर दिया था, और उसके रिजेक्शन के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने लीग ऑफ नेशन का विचार दिया, वो खुद ही उसका सदस्य नहीं बन पाया था। तो इस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण के मामले में भी प्रतिनिधि सभा और जो सीनेट है इसकी शक्तियां महत्वपूर्ण है। और भारत और इंग्लैंड के मुकाबले जो यूएसए में उच्च सदन है जो सीनेट है उसकी स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर भी। इसके अलावा हम इसकी जुडिशियल यानी न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। संविधान के अनुसार जो कांग्रेस का प्रतिनिधि सदन है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और जो अन्य संघीय पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी महाअभियोग लगा सकती है। और जो ये प्रतिनिधि सदन महाभियोग लगाती है, अगर ये महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करके सीनेट भेज दे तो सीनेट उसकी पुष्टि करती है ना। अगर सीनेट भी 2/3 बहुमत से ऐसे जो प्रस्ताव है उसको पास कर दे तो संबंधित अधिकारी को जिसके खिलाफ ये महाअभियोग लाया गया था उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि जब सीनेट महाअभियोग की जांच करती है तो उस समय उसकी अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता है, उस समय उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। इसके अलावा वहाँ जो कांग्रेस है उसको न्यायाधीशों की संख्या, उनके वेतन भत्ते, उनकी सुविधाएं ये भी डिसाइड करने का अधिकार होता है। तो इस तरीके से जो प्रतिनिधि सभा वो क्या करती है, वो महाभियोग लगा सकती है और सीनेट उसकी जांच करती है, उसको रेटिफाई करती है। इसके अलावा
इसकी पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियों की बात करें तो संशोधन का प्रस्ताव अमेरिका में कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और ये तभी पारित होगा जब दोनों सदन इसे अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लें। इसके बाद उस पर कम से कम 3/4 राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी है, यानी कम से कम 66% लोगों की स्वीकृति चाहिए। और आज तक इसमें आप जानते ही हैं कि केवल 27 संशोधन हुए हैं, जिसमें पहले 10 संशोधन पहले 10 वर्षों के अंदर ही हो गए थे। इसके अलावा इसकी कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी हैं, यानी इलेक्टोरल पावर्स भी हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और कांग्रेस के किसी भी सदन के सदस्य उस निर्वाचक मंडल के में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जो आप देखेंगे कि अगर जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें चुनाव में किसी प्रत्याशी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में प्रतिनिधि सभा जो है वो पहले 3 जो टॉप 3 प्रत्याशी हैं, टॉप 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति चुन सकती है। और सीनेट वाइस प्रेसिडेंट को, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो टॉप 2 में से किसी एक को वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुन सकती है। तो ये थी कांग्रेस की इलेक्टोरल पावर्स, यानी निर्वाचन संबंधी शक्तियां। इसके अलावा इसके पास कुछ और शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि जो दोनों सदन हैं वो अपने सदस्यों के डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए या उसकी कार्यविधि के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, या उनके खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करनी हो तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस कानून के द्वारा अमेरिकन संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है। इसी के आधार पर कांग्रेस ने 37 राज्यों को संघ में शामिल किया। यही कारण है कि आज अमेरिकी संघ में राज्यों की संख्या 13 से बढ़कर 50 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये सारी शक्तियां देख के लगता है कि जो अमेरिका की कांग्रेस है वो काफी शक्तिशाली है। आइए एक बार इसको ब्रिटिश संसद से तुलना करके देखते हैं और जानते हैं कि कुछ मामलों में ब्रिटिश संसद कहाँ अमेरिकन कांग्रेस से मजबूत है, कहाँ इनमें समानताएं हैं, कहाँ इनमें असमानताएं हैं। तो अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट और अमेरिकन कांग्रेस में देखेंगे तो इनमें काफी समानताएं भी हैं। दोनों ही जो है अपने देश की सर्वोच्च विधान पालिकाएं हैं, दोनों में ही 2-2 सदन हैं, दोनों को ही जो में निम्न सदन है, चाहे वो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स हो या अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, दोनों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों में ही कमेटी सिस्टम लागू है, दोनों ही अपने सदस्यों में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस का निर्माण करते हैं। लेकिन इतनी समानताएं होने के बावजूद भी इनमें कुछ असमानताएं हैं जिनको हम कुछ आधारों पर जांच सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो देखेंगे कि जो अमेरिकन संसद है वो ब्रिटिश संसद की तरह से ऐतिहासिक विकास की देन नहीं है, बल्कि ब्रिटिश संसद की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये विश्व के अन्य संसदों की जननी है, लेकिन अमेरिकन संसद के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। इसके अलावा अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन या इसके संगठन की बात करें तो जो इंग्लैंड की संसद है उसके जो निम्न सदन उसमें 635 सदस्य होते हैं, लेकिन यूएसए में इनकी संख्या मात्र 435 ही है। और जो उच्च सदन है उसमें सदस्यों का चुनाव इंग्लैंड में 3-4 तरीके से होता है। कुछ वंशानुगत यानी हेरेडिटरी होते हैं, अब किसी का फादर था तो उसका बेटा उसकी वजह से आ जाता है, या कुछ में मनोनीत होते हैं। लेकिन अमेरिका में इनका निर्वाचन डायरेक्ट जनता के द्वारा कराया जाता है, यानी वहाँ यूएसए में जो उच्च सदन है वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का प्रतीक है, वहाँ लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाता है। अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो जो ब्रिटिश संसद की भांति अमेरिकन संसद है वो विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है। हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बनाने के अलावा कुछ भी कानून पास कर सकती है, लेकिन अमेरिका में स्थिति ऐसी नहीं है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो इसके विधेयकों पर वीटो का प्रयोग कर सकता है, या आप देखेंगे कि वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसके कानूनों
को जुडिशियल रिव्यू के तहत उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर भी इनमें काफी अंतर पाया जाता है। हम जानते हैं कि इंग्लैंड में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए वहाँ कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जबकि यूएसए में प्रेसिडेंशियल व्यवस्था होने के नाते या सेपरेशन ऑफ पावर होने के नाते वहाँ पर जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते और ना ही वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना वो उसकी बैठकों में भाग लेते हैं, और ना ही प्रेसिडेंट को कांग्रेस के निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सदन को भंग करने का अधिकार है। इसके अलावा द्वितीय सदन के मामले में भी दोनों में काफ़ी भेद है, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस का जो दूसरा सदन है जिसे हम सीनेट के नाम से जानते हैं, वो लोकप्रिय सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि ब्रिटेन में जो लॉर्ड सदन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सदन है। अगर हम स्पीकर के बारे में बात करें तो स्पीकर का जो पद है उसका विकास इंग्लैंड में हुआ और अमेरिका ने इसे वहीं से लिया है। हालांकि अमेरिका में इंग्लैंड की तरह स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होता बल्कि दलीय आधार पे होता है, और वहाँ पे वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर जैसी परंपरा भी फॉलो नहीं की जाती है। इसके अलावा कमेटी सिस्टम में भी दोनों में थोड़ा अंतर है। अमेरिका में भी इंग्लैंड की तरह संसद की जो कानून निर्माण में सहायता के लिए या दूसरे कार्यों को करने के लिए समिति की व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन की जो समिति व्यवस्था है उसकी बजाय अमेरिका में इनकी संख्या ज़्यादा है ना। और इसके अलावा वहाँ पे कुछ समितियां हैं जो कुछ टाइम के लिए बनाई जाती हैं, काम खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन यूएसए में जो इनकी संख्या ना केवल ज़्यादा है बल्कि स्थायी समितियां भी ज़्यादा हैं। तो बेसिकली ये था इनका कंपैरिजन। एक बार रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा उसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जो अमेरिका है, अमेरिका की संसद का नाम ही कांग्रेस है और राष्ट्रपति इसका भाग नहीं होता है। दूसरा, ये बाईकैमरल है यानी द्विसदनीय है और ये अपने आप में संप्रभु नहीं है। ये केवल केंद्रीय विषयों पर कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसके कानूनों का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा ये राज्यों के अप्रूवल के बिना संसद में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। इवन ये राज्यों की इच्छा के विरुद्ध उनकी जो बाउंड्रीज है उनको भी नहीं बदल सकती है। जो प्रेसिडेंट है उसको वीटो करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं वो दोनों सदनों को बराबर शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, उच्च सदन को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। इसके अलावा दोनों सदनों का इलेक्शन का तरीका कैसा है? डायरेक्ट है यानी प्रत्यक्ष है। वहाँ पे किसी भी सदन में नॉमिनेशन का यानी नाम निर्देशित मेंबर का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी राज्यों को सीनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जो अपर हाउस है, सीनेट है, वो कैसा है? परमानेंट सदन है, जबकि लोअर हाउस का जो टेन्योर है वो फिक्स है, उसको जब दिल चाहे तब भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो कांग्रेस है उसमें जो रीजनल हित हैं उनका डोमिनेंस जाता है और वहाँ पे रिजिड पार्टी सिस्टम नहीं अपनाया गया है, यानी पार्टी में विप जैसी जो व्यवस्था है वो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोनों पार्टियों में लगभग समान विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने देखा कि जो अमेरिकन कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है और किस प्रकार से ये केवल 2 सदनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता। इसके बाद हमने इसके टोटल मेंबरशिप, मेथड ऑफ इलेक्शन, बेसिक क्वालिफिकेशन और इसकी कार्य अवधि, इसके सेशन कितने होते हैं, इसकी गणपूर्ति क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, इनके बारे में जाना। फिर हमने इसके एक एक करके क्या क्या शक्तियाँ और कार्य हैं वो जाने। उसके बाद हमने इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ कंपेयर किया और देखा कि ये किन मामलों में उससे समान है और किन मामलों में दोनों में अंतर है। फाइनली हमने इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको एक बार रिवाइज किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।